Assalamu alaikum viewers. Today we are going to talk about subjective and objective approach. But before discussing the video, I have a request. Kindly subscribe our YouTube channel by clicking at the icon of our channel, which is at the bottom of your right side. Let's move towards the video. Poetry has two approaches. The one is subjective poetry, the subjective approach, and the second one is objective poetry, which is objective approach. First of all, we'll discuss about subjective poetry. What is subjective poetry? Let's have a look at the definition. A subjective point of view is something based on one's opinions, perspectives, beliefs, discoveries, desires and feelings. Subjective point of view जो होता है वो जो बंदा लिख रहा होता है या जो पोइट होता है, because we are talking about the poetry, so जो पोइट है उसके अपने ओपिनियंस, अपना नुक्ता नज़र या उसकी जो बिलीव्स और डिस्कवरीज या उसकी जो फीलिंग्स और उसकी जो डिज़ायर्स हैं उनके ऊपर बेस करता है. इट हैज़ नो कंसर्न विद राइट और रॉन्ग अदर देन द पर्सनस ओपिनियन ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग. अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो पोइट होता है वो अपनी फीलिंग्स और डिज़ायर्स के बारे में लिखता है. मीन्स कि उसने जो फील किया, उसकी जो अपने ओपिनियंस हैं, तो इट डजेंट मैटर कि वो राइट है या रॉन्ग है, बल्कि वो अपनी ही जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं उन्हीं पे बेस करता है. उसको कोई कंसर्न नहीं होता लोग क्या कहेंगे या लोगों के बारे में या सोसाइटी के बारे में. सोसाइटी के बारे में बात नहीं करता, बल्कि वो अपनी इनर फीलिंग्स के बारे में बात करता है. इंटरनल अप्रोच होती है उसकी, मीन्स के इनर फीलिंग्स को शो कर रहा होता है और उसके बारे में डिस्कस कर रहा होता है. नेक्स्ट है इन द सब्जेक्टिव पोइट्री इट इज़ द पोइट हिमसेल्फ. अभी मैंने बताया कि पोइट जो होता है वो खुद अपने बारे में बात कर रहा होता है, तो वो पोइट होता है वो खुद होता है, अपने बारे में बात करता है. वट एवर द सब्जेक्ट मे बी हिज माइंड इज सेंटर्ड ऑन हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स. उसके जो अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स होते हैं उसी के गिर्द उसकी सारी जो पोइट्री है वो घूम रही होती है और उस सेंटर पॉइंट उसका अपना आप ही होता है. वट एवर द सब्जेक्ट में भी, जिस तरह का भी सब्जेक्ट होगा, लेकिन उसमें वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में लिखेगा. दूसरों का ओपिनियन को वो इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देता, बल्कि अपने बारे में लिखता है. थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कैन आल्सो बी सब्जेक्टिव. थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता है कि जिसमें थर्ड पर्सन यूज़ हो, आई, मी, माई सेल्फ, इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं, तो उसको हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं. तो ये सारे क्या कहलाते हैं? सब्जेक्टिव अप्रोच. इट इज़ नोन एज लिमिटेड ओमिनिसियंस. मीन्स के लिमिटेड होता है, वो अपने बारे में बात कर रहे थे. ओमिनिसियंस मीन्स क्या होता है? इन विच अ राइटर नोज एवरी डिटेल अबाउट अ करेक्टर एंड सीज द होल स्टोरी थ्रू दैट करेक्टर्स आइज. उसमें जो राइटर होता है उसको करेक्टर के बारे में पता होता है, वो करेक्टर की एक आंख से देख रहा होता है, उसको उसकी सारी इनर फीलिंग्स, उसके सारे जो इमोशंस हैं, जो कुछ वो करने वाला है, वो सारी चीज़ें उसको पता होती हैं. तो वो बंदा या वो अप्रोच क्या कहलाती है? थर्ड पर्सन. वो पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन होता है. तो यही सारी सब्जेक्टिव अप्रोच कहलाती है. सब्जेक्टिव पोइट्री भी इसको कह सकते हैं आप लोग. नेक्स्ट आती है ऑब्जेक्टिव पोइट्री. इन ऑब्जेक्टिव पोइट्री द पोइट एक्ट्स एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर. डिटैच मीन्स हट के, डिसकनेक्टेड होता है वो. डिसकनेक्ट मीन्स कि उसका कोई कनेक्शन नहीं होता अपनी फीलिंग्स के साथ. वो एक डिटैच ऑब्जर्वर के तौर पे काम करता है. ही डज नॉट इन्वेस्ट हिज ओन थॉट्स, feelings and emotions while describing the memorable deeds, events, etc. to the work of art. जब वो कोई चीज़ लिखता है या किसी मेमोरेबल चीज़ या कोई चीज़ नरेट करता है, कोई इवेंट के बारे में लिखता है, कोई वर्क ऑफ आर्ट वो क्रिएट करता है, तो अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को उसके अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, अपने इमोशंस वगैरह के बारे में नहीं लिखता. जैसे कि हमने पीछे देखा है कि सब्जेक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि वो अपनी फीलिंग्स और डिज़ायर्स के बारे में लिख रहे होते हैं, बट नॉट इन दिस ऑब्जेक्टिव पोइट्री. ऑब्जेक्टिव पोइट्री में ये सूरत हाल नहीं है, बल्कि वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को इन्वेस्ट नहीं करता, उनके बारे में नहीं लिखता. इन ऑब्जेक्टिव पोइट्री अ पोइट नेगेट्स, मनफी कर सकता है, अपने आप को नफी कर देता है, हटा देता है, माइनस कर देता है हिज ओन पर्सनैलिटी. अपनी जो उसकी पर्सनैलिटी है उसको ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करता. हिज पोइट्री ट्रीट्स द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पोइट्स माइंड. उसकी पोइट्री में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो पोइट का माइंड नहीं होता, बल्कि उससे हट कर सोसाइटी के ऊपर बेस करता है. उसने जो एक्सपीरियंस किया होता है, उसकी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, सोसाइटी के बारे में बात कर रहा होता है. दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव पोइट्री. द पोइट ट्रीट्स द सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली एंड dispassionately and handles the subject matter maintaining complete detachment.
बिल्कुल डिटैच हो जाता है, अपनी अटैचमेंट को उसके साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं करता और पैशंस अपने शो नहीं करता उसमें। उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो बिल्कुल परे हट के होता है। उसकी जो अप्रोच होती है, सब्जेक्ट मैटर होता है, वो बिल्कुल पैशन से, इमोशन से और अपनी फीलिंग्स और डिज़ायर से हट के होता है, उनको अपने ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होने देता। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। सब्जेक्टिव अप्रोच में वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को शो कर रहा होता है, वाइल ऑन द अदर हैंड इन द ऑब्जेक्टिव अप्रोच ही डजंट शो एनी पर्सनल फीलिंग्स और डिज़ायर्स। He values the experiences of his eye and ear rather than the experiences of his heart and mind. उसमें वो क्या करता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच में, आई और ईयर पे फोकस करता है। मीन्स कि अपनी आंखों से वो जो देख रहा होता है अपनी सराउंडिंग्स में, और अपने ईयर से जो सुन रहा होता है अपनी सोसाइटी में जो उसकी बातें हो रही होती है। अब जैसे कि हम लोग रोमांटिक एरा में देखते हैं, तो रोमांटिसिज्म में क्या होता है कि वो जो रोमांटिक पोइट्स होते हैं वो अपनी फीलिंग्स के बारे में लिख रहे होते हैं, अपने जो इनर फीलिंग्स है और ये सारा कुछ होता है उसके बारे में लिख रहे होते हैं। उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैला हुआ था, लेकिन हमें रोमांटिक पोइट्स में बिल्कुल ये चीज़ नज़र नहीं आती थी कि उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में कोई इस तरह से बात की हो जो कि सोसाइटी पे बेस करती है। रोमांटिक पोइट देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो किस तरह अपनी इनर फीलिंग्स और अपनी डिज़ायर्स हैं उनको नरेट कर रहे होते हैं और उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। सोसाइटी के बारे में इतना ज़्यादा वो फोकस नहीं करते। तो उसमें सब्जेक्टिव अप्रोच में क्या होता है, हार्ट और माइंड से काम लिया जाता है। हार्ट के बारे में बात करते हैं, उनका दिल क्या कहता है और उनका दिमाग क्या कहता है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री, ये दो चार्ट्स बनाए हैं जिनमें दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। सब्जेक्टिव एंड पर्सनल पोइट्री, इसको पर्सनल पोइट्री भी कहते हैं, जिसमें सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, अपने जो एक्सप्रेशंस होते हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, मतलब कि अपनी ही सोच पे जो बेस कर रहे होते हैं, डेट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। और सेकंड पे है कि इंस्पायर्ड बाय ओन एक्सपीरियंसेस, जो उस बंदे ने या जो कहानी नरेट कर रहा होता है उसने जो एक्सपीरियंस किया है, चीज़ें ली हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नज़रिए से, तो वो उसी के बारे में लिखता है। और पर्सनल थॉट्स और फीलिंग्स होती हैं उसमें। ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल पोइट्री में क्या होता है, इंस्पायर्ड बाय द एक्शंस एंड पैशंस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। एक्शंस और उसके जो पैशंस होते हैं, ये नहीं है कि अपना जो कुछ वो फील कर रहा है उसके बारे में, बल्कि आउटसाइड वर्ल्ड, अपनी सोसाइटी के बारे में भी, अपने से बाहर एक्सटर्नल जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी बात कर रहा होता है। इसमें इंटरनल होता है सब्जेक्टिव अप्रोच में, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में एक्सटर्नल होता है। लिटिल रेफरेंसेस टू हिज ओन पर्सनल थॉट्स एंड इमोशंस। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि उसके जो पर्सनल थॉट्स एंड इमोशंस होते हैं उन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव पोइट्री इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और सब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो उस बंदे के अपने ओपिनियंस हैं, अपने जो उसके नज़रियात हैं उनके ऊपर बेस करती है। टी.एस. एलियट जो है, उनकी ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो किताब है उसमें भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव अप्रोच को बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट किया है। वो कहते हैं कि द पोइट शुड बट रिलेशनशिप विद द राइटर ऑन ऑब्जेक्टिव बेसिस, नॉट ऑन सब्जेक्टिव बेसिस। This disinterestedness makes the writer's mind scientific, means कि scientific तरीके से वो सोचना शुरू कर देता है, rather than based on his emotions and feelings. और इससे क्या होता है कि the writer should not be the slave of his emotions and feelings in his work, but away from his personal emotions. Because if he is subjective and personal, he will lose his यूनिवर्सैलिटी। मीन्स कि जब भी वो कोई बंदा अपना वर्क लिखता है तो ये यूनिवर्सली तौर पे एक्नॉलेज्ड हो जाता है। तो अगर वो अपनी फीलिंग्स और अपनी डिज़ायर्स के बारे में लिखेगा तो उसको उस तरह की वो फेम और उस तरह से वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जैसे कि वो चाहता था। तो वो कहता है कि इट्स बेटर टू अडॉप्ट द अप्रोच ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कि ऑब्जेक्टिव रहे। वो हर किसी के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। तो टी.एस. एलियट ने अपने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर फोकस किया है। नेक्स्ट ये एक पिक्चर है जिसमें ऑरेंजेस दिखाए गए हैं। अब दो बंदे हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। अब जब ऑरेंजेस दोनों ने जब देखे हैं तो दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे। एक ने कहा कि दीज आर ऑरेंजेस, ठीक है, दीज आर ऑरेंजेस, हमें भी यही नज़र आ रहा है, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को नहीं बताया, बल्कि उसने जनरली बात की है कि जो दूसरे लोग भी देखते हैं कि दीज आर ऑरेंजेस, ये तो सिर्फ ऑरेंजेस है। लेकिन जो दूसरा बंदा है वो क्या कहता है, उसने जो ही ऑरेंजेस देखे वो कहता है आई लव ऑरेंजेस, मुझे तो बहुत पसंद है। जनरल बात करने के बजाय उसने स्पेसिफिक अपने आप को लिया, अपने इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में बताया कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसने एक स्पेसिफिक बात की है। जो ये वाला बंदा है लेफ्ट साइड पे, वो कहता है कि दीज आर ऑरेंजेस, उसने एक इफेक्ट वाली बात की है कि ये तो ऑरेंज है। लेकिन ऐसा बंदा जिसने अपना ओपिनियन दिया है,
आई लव ऑरेंजेस, तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच होगी। सब्जेक्टिव अप्रोच आई लव ऑरेंजेस अपने बारे में बात करना, एंड दीज आर ऑरेंजेस, इसमें वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा है, जनरली बात बता रहा है वो। नेक्स्ट है कि एक बंदा जो होता है वो दिमाग से सोचता है और दूसरा जो है वो दिल के जरिए सोच रहा होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे लिटरेचर से ताल्लुक़ रखती हैं। एग्जांपल 1, Ode on a Grecian Urn by John Keats. John Keats की Grecian Urn, heard melodies are sweet but those unheard are sweeter, therefore ye soft pipes play on, pipe to the spirit deities of Noton, fair youth, beneath the trees thou canst not leave thy song, nor ever can those trees be bare. तो इसमें जॉन कीट्स जो हैं वो सब्जेक्टिव अप्रोच बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स और अपनी उनकी जो डिज़ायर्स हैं उनके बारे में वो ये बात बता रहे हैं, तो ये हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच होगी, उनके अपने फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में। सेकेंड एग्जाम्पल है सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर, जिसमें उन्होंने शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये एक सोनेट का नाम है जिसमें शेक्सपियर ने अपनी फीलिंग्स और अपनी डिज़ायर्स के बारे में बात की है। इसमें शेक्सपियर अपनी बिलवेड के बारे में बात करते हैं, उसके बाद उन्होंने एडमिरेशन एंड कंपैरिजन के बारे में बात की है जो कि सब्जेक्टिविटी को शो करती है। और ब्यूटी का जो कंसेप्ट होता है वो एक बंदे से दूसरे बंदे पर डिपेंड नहीं करता, मींस कि एक बंदा ये सोचता है ब्यूटी के बारे में तो दूसरा भी यही सोचता होगा, बल्कि वेरी करते हैं, डिफर करते हैं। मींस ब्यूटी फॉर वन पर्सन मे नॉट बी द सेम फॉर अदर, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। जैसे कि वर्ड्सवर्थ है तो वो नेचर को मदर के तौर पे देखते हैं कि वो एक उनको पीस और कामनेस देती है, बट अगर हम टेनिसन को देखें तो उनके लिए रेड इन टूथ एंड क्लॉ है, बहुत क्रूअल किस्म की है, वायलेंस क्रिएट करती है। तो हर किसी के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं ब्यूटी की तरफ से कि वो किस तरह से देखते हैं और किस तरह से नहीं। तो यहाँ पे शेक्सपियर ने सब्जेक्टिविटी अप्रोच को ज़्यादा फोकस किया है और अपने जो फीलिंग्स और डिज़ायर्स और इमोशंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है उसमें एपिक और ड्रामा की फॉर्म्स आती हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो थोड़ी सी पुरानी है, प्रिमिटिव किस्म की है, और जो सब्जेक्टिव अप्रोच है वो न्यू है, जिसमें एलिजी और लिरिक्स जो पोइम्स होती हैं लिरिकल वो आ जाती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच के बारे में कि सब्जेक्टिव पोइट्री किस चीज़ से रिलेट करती है और ऑब्जेक्टिव किस चीज़ से रिलेट करती है। एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मेरी किस टॉपिक पे होनी चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।